नमस्कार, एनबी न्यूज के खास कार्यक्रम सत्ता के महासंग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। अपनी इस खास पेशकश में हम 2024 के चुनावी समर के मैदान में उतर चुके सियासी योद्धाओं के तीखे वार पलटवार आपको सुनवाते हैं। नेताओं की जुबानी तर्कस से निकला हर तीर क्या निशाने को भेद पाया या चूक गया, ये बताते हैं। साथ ही बड़े चुनावी मुद्दों पर जनता यानी आपकी राय भी देश के हर कोने तक पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर फुल चुनावी डोज से भरे इस बुलेटिन में आपको चुनाव के सभी रंग देखने को मिलते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का है? चलिए शुरू करते हैं सत्ता का महासंग्राम। बुलेटिन के सेगमेंट में हम बात नेताओं के जुबानी हमलों की करते हैं। किस मुद्दे पर किसने किस पर क्या आरोप लगाया और आरोपों के पलटवार पर किसने क्या जवाब दिया, ये जानते हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जिन नेताओं की तस्वीरें देख रहे हैं, आज हम इन्हीं के वार पलटवार सुनेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वार पलटवार। यूपी के मिर्जापुर में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कानून व्यवस्था और समाजवादी पार्टी का 36 का आंकड़ा है। जो आतंकी पकड़े जाते थे उनको भी ये सपा वाले छोड़ देते थे। जो पुलिस अफसर इसमें आनाकानी करता था, सपा सरकार उसे सस्पेंड कर देती थी। इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफियाओं का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। जीवन हो या जमीन, कब छिन जाए कोई नहीं जानता था। जीवन तबाह किए हैं। और हमारे सपा वाले क्या करते थे? कानून व्यवस्था और समाजवादी पार्टी का 36 का आंकड़ा है। जो आतंकी पकड़े जाते थे उनको भी ये सपा वाले छोड़ देते थे। जो पुलिस अफसर इसमें आनाकानी करता था, सपा सरकार पुलिस वाले को सस्पेंड कर देती कि तुमने आतंकवादी को पकड़ा क्यों, घर जाओ। साथियों, मिर्जापुर को तो इन्होंने बदनाम करके रखा था। इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। जीवन हो या जमीन, कब छिन जाए कोई नहीं जानता था। और सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब हां, हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने कहा कि छठे चरण का मतदान हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के किए हुए वादों पर आक्रोशित होकर जनता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का बटन दबाती है और उनको विजयी होने का आशीर्वाद देती है। ठीक है, छठे चरण का मतदान समापन हो गया है और छठे चरण में प्रधानमंत्री भी बिहार आए थे। उनकी भी सभा थी, क्रम में उनकी भी सभा थी और कहीं ना कहीं उनका आना छठे चरण में, और हमेशा प्रधानमंत्री जी किसी न किसी चरण में जब चुनाव होता है बिहार आते हैं, तो ये फायदा कर जाता है इंडिया गठबंधन कि उनके 10 साल के किए हुए वादे पे आक्रोशित होकर जनता उनके चेहरे को याद कर करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का बटन दबाती है और उसको विजयी होने का आशीर्वाद देती है। मोदी जी ने कहा कि संविधान सर्वोपरि है, वोट बैंकिंग के लिए महागठबंधन को जुमला करना है तो करते रहे। लेकिन तो फिर उनके नेता इस तरह की बयान क्यों दे रहे हैं कि 400 पार आ जाएगा तो संविधान में संशोधन कर देंगे? जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत जी, उनको ये बयान क्यों देना पड़ा कि आरक्षण को समाप्त करना चाहिए? तो ये उन्हीं के नेता बोल रहे हैं ना, उन्हीं के दल के नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का बयान है। हम लोग तो कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। जमीन के बदले नौकरी देने के खेल में राजद के परिवार जेल जाने वाले हैं 4 दिन। वो तो अभी भी डाल सकते हैं, केस चल रहा है। अगर हम कहीं से दोषी होते तो क्या प्रधानमंत्री जी हम लोग को बाहर छोड़ते हो, जेल में डाल चुके होते? ये आप झांसा मत दीजिए बिहार की जनता को। हम लोग कहीं से भी कोई गलत काम हम लोगों ने नहीं किया और मामला न्यायालय में है। उस पर ना तो प्रधानमंत्री जी को कोई टीका टिप्पणी करनी चाहिए और ना हम लोगों को करनी चाहिए। बस इतना कह सकती हूँ आपको कि अगर हम लोग कहीं से भी दोषी
के। तो ये ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं कि विपक्ष के किसी नेताओं को ये छोड़ते नहीं है, उनको उठा के सीधे जेल डाल सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी की अगर इच्छा है तो वो आज भी डाल सकते हैं हमारे परिवार को जेल। बिहार के जहानाबाद में चुनावी रैली के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 2005 से पहले जहानाबाद में 3 बजे के बाद न कोई आता था और न ही कोई जाता था। किसान पलायन कर रहे थे, हत्याएं और अपहरण हो रहे थे। ये तेजस्वी यादव क्या जाने लालू यादव के राज में बिहार को क्या दंश सहना पड़ा। मैं भूलने वाला नहीं हूँ। बिहार ने जंगल राज देखा। आप भूल गए होंगे जहानाबाद में 3 बजे के बाद 2005 से पहले न कोई आता था न कोई जाता था। बोलो मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अगर मैं सच बोल रहा हूं तो जोर से बोलो हाँ। ये सच था कि नहीं था? बोलो किसान पलायन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बोलो हत्याएं हो रही थी कि नहीं हो रही थी? बोलो अपहरण हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बोलो फिरौती मांगी जा रही थी कि नहीं मांगी जा रही थी? ये बच्चा तेजस्वी क्या जाने बाप के कारण में, इसको क्या पता? ये क्या जाने कि क्या बिहार को दंश सहना पड़ा है, क्या बिहार को मुसीबत सहनी पड़ी है? आप भूल गए होंगे, मैं भूलने वाला नहीं हूं। अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी एक बार फिर झूठ बोलकर गए हैं। राहुल गांधी ने तो अपनी सरकार में विधेयक फाड़ने का काम किया था और दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जिन्होंने संविधान पर अपना माथा टेक कर काम शुरू किया। मोदी सरकार की योजनाओं का अगर सबसे ज्यादा लाभ किसी को मिला है तो SC, ST और OBC को मिला है। राहुल गांधी देश में झूठ बोलना बंद कीजिए। इस बार कांग्रेस 40 सीटों के लिए भी हाथ जोड़ रही है। देश को भ्रमित करने वाले और बार बार झूठ बोलने वाले, जो 20 बार लॉन्च करके भी फेल हुए, ऐसे राहुल गांधी जी एक बार फिर झूठ बोल कर गए। अरे भाई, संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया तो कांग्रेस ने, उनके संविधान की धज्जियां उड़ाई तो कांग्रेस ने, 62 बार संशोधन किया तो कांग्रेस ने संविधान में। और मैं तो कहूँगा राहुल गांधी जी, आपने तो विधेयक को ही फाड़ने का काम किया था अपनी सरकार में। दूसरी ओर मोदी जी हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर माथा टेककर अपना काम शुरू किया, संविधान दिवस भी मनाया, संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को पंचतीर्थ भी बनाए तो नरेंद्र मोदी जी ने नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और लंदन तक में बनाए। सबसे ज्यादा मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला तो SC, ST, OBC को। राष्ट्रपति बने SC, ST रामनाथ कोविंद जी, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी, तो मोदी जी की सरकार में। राहुल गांधी जी, देश में झूठ बोलना बंद करिए, नहीं तो एक बार फिर आपकी लॉन्च फेल हो रही है। इस बार कांग्रेस 40 सीटों के लिए हाथ जोड़ रही है। दूसरी ओर जनता के आशीर्वाद से मोदी सरकार 400 पार करके बन रही है। पटियाला में चुनाव प्रचार करने पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मुझे यहां अच्छा माहौल लग रहा है और लगता है कि हम यहां अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जनता अब बीजेपी की राजनीति से ऊब चुकी है और कांग्रेस पार्टी को समझ रही है कि हमारे नेता ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। लग रहा है पंजाब के बहुत अच्छा माहौल लग रहा है मुझे, और मुझे लगता है कि हम अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। यहाँ पे हर जगह पूरे देश भर में जनता अब ऊब चुकी है भाजपा की राजनीति से और कांग्रेस पार्टी को समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी सच्चे दिल से हमारे नेता काम करना चाहते हैं। खासतौर से यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पर मोदी जी है दावा कर रहे थे अगर 71 में हम होते तो करतारपुर को इंडिया में ले आते। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न क्या है आपका? मोदी जी ने बहुत दावे किए हैं। मोदी जी ने ये भी दावा किया था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे। मोदी जी ने ये भी दावा किया था कि वो दृढ़ होकर खड़े हो जाएंगे देश के लिए, लेकिन चीन आ गया है और हमारी जमीन छीनी है। मोदी जी चुप रहे हैं। मोदी जी ने ये भी कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी, फिर जब किसान ने आंदोलन किया तो मोदी जी छुप गए, दिखे तक नहीं। तो मोदी जी के दावों का मैं जवाब क्यों दूं? जनता जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव डरे हुए
थके हुए लोग हैं। वो इतने दिनों तक मुसलमान मुसलमान चिल्लाते रहे, आपका पूरा कुनबा केवल मुसलमान मुसलमान चिल्लाया। ऐसे चिल्लाने से आपका खाता नहीं खुलेगा। लालू प्रसाद यादव जी डरे हुए, थके हुए लोग हैं, इसीलिए ऐसी बातों को लोगों के बीच रखने का काम करते हैं। जो व्यक्ति 4 तारीख को, मैं कह रहा हूं 4 तारीख को लालू जी आप सचमुच में इतने दिनों तक केवल मुसलमान मुसलमान चिल्लाते रहे, आपका पूरा कुनमा केवल मुसलमान मुसलमान चिल्लाया। मुसलमान मुसलमान चिल्लाने से आपका खाता नहीं खुलेगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि उन्हें दावा करने दीजिए, सच्चाई वो अच्छी तरह जानते हैं। उनकी एजेंसियों ने उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि उन्हें 180 या उससे भी कम सीटें मिलेगी। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं जिसका उपयोग किसी अन्य प्रधानमंत्री ने कभी नहीं किया। Let them claim. The fact of the matter is they know very well, their intelligence agencies have told them that they are being restricted to 180, in fact below 180. And that's the reason why the Prime Minister is talking in a language which no other Prime Minister has ever used in this country and should never use in this country. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के टन टनाटन वाले बयान पर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि तेजस्वी यादव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस एक लाइन गलत है। तेजस्वी यादव को कहना चाहिए टन टनाटन टन टन टारा, पूरा विपक्ष बंटा धारा। सर, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार 4 तारीख को टन टनाटन टन टन तारा बीजेपी होगी, नोट हो जाएगा। क्या कहेंगे? तेजस्वी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक लाइन गलत कह रहे हैं। तेजस्वी जी को कहना चाहिए टन टनाटन टन टन टारा, पूरा विपक्ष बंटा धारा। सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी, राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, नूरपुर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हनीपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज 2024 का रण है तैयार। कौन है सत्ता के असली दावेदार? NDA की फौज तैयार तो इंडिया गठबंधन भी भिड़ने को बेकरार। मोदी लगातार तीसरी बार, या खत्म होगा राहुल गांधी का इंतजार? बनी रहेगी मोदी सरकार या चलेगी बदलाव की बयार? वादों की बौछार, घोषणाओं का अंबार, बयानों के तीखे वार, विपक्ष की हुंकार। जनता किसे चुनेगी इस बार? सत्ता का महासंग्राम देखिए सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे आपकी राय की। सत्ता के महासंग्राम के सेगमेंट में हम चुनाव में चर्चा का विषय बने किसी मुद्दे पर जनता की राय जानने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ये पहले लोकसभा चुनाव हुए हैं। घाटी में बीते कई दशकों से दहशत के माहौल में चुनाव होते रहे हैं, जिसकी वजह से वोटिंग प्रतिशत भी काफी कम रहता था। लेकिन अब माहौल बदल चुका है।
इस बार बारामूला हो या लद्दाख, हर जगह वोटिंग प्रतिशत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो क्या जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद चुनावी माहौल बदल रहा है? और इस बदलते हुए माहौल का सियासी लाभ किसे मिल रहा है? आज क्या बोलती जनता में जाना हमारे संवाददाताओं ने। बचवा ओ बचवा, बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। नोटन वाले राजा हुई है, नोटन वाले राजा हुई है, वोटन के भिखारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। लोकसभा इंतखाबात की जो पास्ट की नशस्तें जम्मू कश्मीर में थी तो काफी पुरजोश अंदाज और जिस तरह से पुरअमन तरीके से ये इंतखाबात मुकम्मल हुए हैं। अब जबकि जम्मू की 2 खितों पर और कश्मीर की 3 नशस्तों पर जिस तरह से वोटिंग हुई है, काबिल इत्मीनान बख्श वोटिंग हुई है, जिस तरह से लोगों का रुझान यहाँ पे बदला हुआ सा है, क्योंकि इससे पहले यहाँ इस अंदाज में वोटिंग नहीं हुई थी। लेकिन जिस तरह से लोग इस इंतखाबात में लोगों ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ये बात इस बात की तरफ इशारा देता है कि यहाँ पे लोग कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ यहाँ पे जिस तरह से जो सियासी माहौल यहाँ पे फिर से देखना चाहते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जो सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर मुहतरम अयाश साहब है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि ये जो लोकसभा इंतखाबात इस अंदाज में हुए थे, इस अंदाज से पहले या 2019 से पहले इस तरह के इलेक्शन यहाँ पे हुआ नहीं करते थे, लेकिन आज पहली बार जिस तरह से लोगों का रुझान था, लोगों ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर जो वोटिंग में हिस्सा लिया, आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से? जी सर, आपका खैर मुकदम है। सबसे पहले एक आसान सा सवाल देखिए, जिस तरह से आज पहली बार 2019 के बाद यहाँ पे पहली बार इस अंदाज में वोटिंग हुई है, खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा लिया, तो क्या आप समझते हैं कि जो मुस्तकबिल होगा जम्मू कश्मीर का वो किस तरह का होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू निसार साहब। पहले तो ये हमारे देश की खूबी है कि लोगों के हाथ में पावर है। लोग अपने पावर से नुमाइंदों को चुन के पार्लियामेंट में या असेंबली में भेजते हैं। हाँ, बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार इतनी परसेंटेज की वोटिंग हुई है। सारे जोश खरोश के साथ निकले और अपना वोट कास्ट किया है। मैं एक एज सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ चेयरमैन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटी का चेयरमैन भी हूँ। पहली बार मैंने जिंदगी में देखा कि आज जो हमारे व्हील चेयर भाई हैं या सीनियर सिटीजन हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सहूलियत उनको रखी है कि वो घर में ही वोट डाल सकते हैं। उनके घर में उन्होंने BLOs को भेजा और जो ये स्टाफ था, इलेक्शन ड्यूटी का जो स्टाफ था, उनको घर भेजा 2 दिन पहले और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। अभी तक मैंने नहीं देखा। बहुत सारे हुकूमतें आई थी यहाँ पे, बहुत सारे हुक्मरानों ने हुकूमत यहाँ पे की, लेकिन मैंने आज तक कभी ये ऐसी सहूलियत नहीं देखी। तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी सहूलियत रखी। न सिर्फ यही, जब भी कोई स्पेशली एबल्ड कल वोट डालने गया, वहाँ पे उनके लिए व्हील चेयर अवेलेबल रखा, वहाँ पे उस जगह पोलिंग बूथ रखा जहाँ पर रैंप अवेलेबल था, तो रैंप की सहूलियत थी वहाँ पे। और कई जगहों से भी ये इतला भी मिला है कि वहाँ पे उन्होंने गाड़ियों का भी इंतजाम किया है। सीनियर सिटीजन को, स्पेशली एबल्ड वोटर्स को गाड़ी में उठा के उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इसी को हम कहते हैं। अगर हम वोट कास्ट करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि हमारी डेवलपमेंट हो जाए, हमारे देश तरक्की करे। और जब भी ये हम इलेक्शन करते हैं या जब भी हम वोट कास्ट करते हैं, जिनके लिए हम वोट कास्ट करते हैं उनको भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि असल में जो वोट कास्ट करता है वो थर्ड एस्टेट के लोग, कॉमन पीपल वोट कास्ट करता है। एलीट क्लास वोट कास्ट नहीं करता है।
मैक्सिमम जो है वो कॉमन पीपल, उनका एक आश होती है अपने इस पार्लियामेंट मिनिस्टर पे, असेंबली मिनिस्टर पे, कि ताकि कल जाके हमारी ये जो मसले मसाइल उनका वो अजाला करे। उनको भी याद रखना चाहिए कि एक मजदूर करने वाला बंदा मजदूरी का दिन छोड़ के वोट कास्ट करना किस लिए करता है निसार साहब? ताकि उनके बच्चों को रोजगार मिले। जो बेसिक नेसेसिटीज है, पानी, पावर, ये सारा कुछ होना चाहिए। अब देखिए इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ तक पहुंची है। लेकिन हमारे जो एक थर्ड स्टेट का जो बंदा है उसकी मजदूरी 600-700 होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। बिजली की बिल देखिए कहाँ पहुंची है, उनका उजाला होना चाहिए, रोड्स ठीक होने चाहिए, पावर की जो सहूलियत वो होनी चाहिए। तो इसी सिलसिले में वोट कास्ट हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से 370 के बाद बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है इलेक्शन में, ये कामयाबी की एक लहर है, डेवलपमेंट की एक लहर है। इसके कहीं ना कहीं ना हम डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। एक और बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जिस तरह से 2019 से पहले यहाँ पे कई पार्टियां ऐसी थी जो बड़ी पार्टियां मानी जाती थी, लेकिन 2019 के बाद उनमें काफी ग्राफ जो है वो चेंज हो गया है। आप क्या समझते हैं कि किन पार्टियों को ज्यादा 370 के बाद नुकसान हुआ, किन को फायदा हुआ? देखो सीधी सी बात है, लोग अब वो अनपढ़ नहीं रहे, किसी के कहने पे वोट कास्ट करें। लोग पहले देखते थे अगर मैं इस बंदे को वोट कास्ट करूं क्या ये कल जाके मेरे लिए काम करेगा। पॉलिटिकल पार्टियां थे, मतलब यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टियां थे उन्होंने वो समझो कि एक किस्म का वो अपना ही साम्राज्य बनाया यहाँ पे कि वोट। अब इस निसार साहब का फादर इलेक्शन में था, अब निसार साहब आएगा, फिर इसका बेटा आएगा, ऐसे ही वो चलाते थे। लेकिन अब एजुकेशन आई है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एजुकेशन आई है, लोग देखते हैं अगर निसार साहब के अंदर वो एबिलिटी है, अगर निसार साहब के अंदर वो नोशन है, अगर ये पार्लियामेंट में जाएगा, अगर ये कल जाके हमारा काम करेगा, तब जाके लोग आज वोट कास्ट कर। वोट किसी के कहने पे लोग किसी के कहने पे वोट कास्ट नहीं करते। मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूं, जो डेवलपमेंट हमने गवर्नर शासन में देखी है अपनी कम्युनिटी की, वो मैंने कहीं नहीं देखी। देखो 1000 रुपये अभी भी हमारे जो मंथली पेंशन हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चों का, किसी गवर्नमेंट ने उनका एनहांसमेंट नहीं किया है अभी तक। 1000 का 1000। क्या यहाँ पे असेंबलियां नहीं आई थी? क्या यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं आया था? क्या उन्होंने इस जो PWD एक्ट 2016 उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं की? तो मैं दाद देता हूँ कि पहली बार एक यूम प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है, स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए, स्पेशली एबल्ड पर्सन्स के लिए यूम प्रोग्राम हुआ है, वो इसी गवर्नर शासन में हुआ। तो मैं क्रेडिट सारा देना चाहता हूँ अपनी जो ये करंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करना है। देखो मैं निसार साहब आपको मैं एक बात बोलूं, मैं अपनी कम्युनिटी की ज्यादा बात करूं, अभी तक जो एज रिलैक्सेशन होती है ये हमाकत की बात है। एक्स सर्विसमैन को 48-49 एज अपर एज लिमिट रखती है, लेकिन मेरे स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट को पर्सन को अभी 42 एज रिलैक्सेशन है। कितनी मुश्किलात हैं हमारी कम्युनिटी में, लेकिन अजाला हो रहा है। लेकिन मैंने वो डेवलपमेंट हमारे जो हमारी कम्युनिटी की डेवलपमेंट मैंने इस गवर्नर शासन में देखा। मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में ये नहीं देखा कि इनके लिए हम अलग रिक्रूटमेंट करेंगे, इनके लिए हम ये किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं देखा है। तो मैं ये सारा क्रेडिट जो देना चाहता हूँ, जो मैंने डेवलपमेंट आज तक देखी है, वो गवर्नर शासन को मैं देना चाहता हूँ। चलिए, जिस तरह से अब अमित शाह का भी बयान आया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी बयान आया कि यहाँ पे मुकर्रर वक्त में जो सितंबर तारीख दी गई है असेंबली इलेक्शन भी होंगे। आपकी क्या राय है कि असेंबली इलेक्शन होने चाहिए? होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए। देखो हमारी जो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे लोगों के हाथ में पावर है। असेंबली इलेक्शन अगर नहीं होंगे तो वो मैं कहीं ना कहीं समझूंगा कि डेमोक्रेसी उस किस्म की नहीं है। असेंबली इलेक्शन होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। जब असेंबली इलेक्शन हो जाएंगे वो समझो वो हमारे लिए डेवलपमेंट, ताकि हम असेंबली को चुने, असेंबली को बनाए और अपने जो मुतालबात, चाहे कॉमन पीपल के जो मुतालबात होंगे, जो मसाइल है, वो सॉल्व हो जाएंगे। तो असेंबली इलेक्शन होनी चाहिए। कुल मिलाकर जो 2019 से पहले जो हालात जम्मू कश्मीर में थे, खास बहुत चेंज हुए, बहुत कश्मीर वैली में, तो आज कुछ मुख्तलिफ है। आपके नुक्ते नजर से किस कदर हालात में बेहतरी आई है, ठीक है? देखो हालात में बहुत सारी चेंजेस आए। अगर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं, छुट्टियां कितनी हो रही थी,
बच्चों का वक्त जाया हो रहा था। मैंने अभी तक वो छुट्टियां नहीं देखी, मैंने वो हड़तालें नहीं देखी। तो ये चेंज नहीं है तो क्या नहीं है, ये डेवलपमेंट है। मैंने जो लिस्ट निकलती थी, बैकडोर एंट्रियां हो रही थी, नो डाउट यहाँ इसमें भी हुई बैकडोर, थोड़ी बहुत बैकडोर, मगर उतने तरीके से नहीं हुई है कि किसी का पोस्ट खा के दूसरा उस पर एब्जॉर्ब होता था। तो 2019 के बाद मैं एज पर माई व्यू, आई एम ए कॉमन पर्सन, मुझे किसी सियासत के साथ कुछ नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन एक कॉमन इंसान है, सोशलिस्ट में बात करता हूँ कि डेवलपमेंट हुई है, हर सेक्टर में डेवलपमेंट हुई है। अगर हम रूट्स की बात करेंगे, अगर हम ट्रेन की बात करेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, कनेक्टिविटी का मतलब ही डेवलपमेंट है। एजुकेशन में बेहतरी आई है, बच्चे स्कूल खुशी खुशी जा रहे हैं, ये डेवलपमेंट नहीं है क्या? सबसे जो बेसिक पिलर डेवलपमेंट का वो है एजुकेशन है। एजुकेशन आम हो रही है, अकाउंटेबिलिटी है, हर कोई मुलाजिम वक्त पे ड्यूटी में जाता है। इससे पहले वो कम नजर आ रहा था, लेकिन आजकल इनकी अकाउंटेबिलिटी है। अगर कोई ऑफिसर काम वक्त पे नहीं करेगा उसके खिलाफ एक्शन होती है। कल ही आपने एक एसएचओ साहब को देखा है। मतलब यही तो डेवलपमेंट, हमें यही चाहिए। एक कॉमन इंसान के लिए क्या चाहिए, इसकी जो रोजमर्रा की मुश्किलात है वो सॉल्व होनी चाहिए। चलो थैंक यू। इतने आयाश अहमद भट्ट साहब जो हमारे साथ बात कर रहे थे और बता रहे थे कि 2019 के से पहले क्या हालात थे जम्मू कश्मीर में और 2019 के बाद यहाँ पे क्या हालात हुए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सभी लोग यहाँ पे जो इस वक्त एलजी प्रशासन जम्मू कश्मीर में चल रहा है तो काफी हद तक मुतमईन है। साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे असेंबली इंतखाबात भी होने चाहिए ताकि जो रिप्रेजेंटेशन होती है, जो इलाकाई जो नुमाइंदे होते हैं वो असेंबली में जाकर यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाज और बुलंद करे। देखिए कल जिस तरह से जो लोकसभा इंतखाबात के आखिरी चरण के जो कंप्लीट हो गए पुरअमन तरीके से, आपने हैसियत एक वोटर आपने वोट कास्ट किया, क्या सोच के आपने वोट कास्ट किया? यही सोच के वोट कास्ट किया कि हमें कुछ फायदा मिल जाए। जैसे ये इलेक्शन पुरअमन हुआ है, हम यही चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शन भी हो जाए यहाँ पे, तो और ज्यादा फायदा हो जाएगा। जो आप एक अहम मसला है कि 2019 से पहले यहाँ हालात एक थे, लेकिन 2019 के बाद यहाँ पे हालात काफी डिफरेंट हुई है। आप क्या समझते हैं कि किन किन पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे फायदा पहुंचा, किन किन पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान? थोड़ा बहुत पॉलिटिकल पार्टियों को किसी पार्टी को फायदा भी हुआ और किसी पार्टी को नुकसान भी हुआ है। बाकी लोगों को तो ज्यादा फायदा भी नहीं हुआ, ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। आगे जैसे ये इलेक्शन हुआ है, हम यही चाहते हैं असेंबली इलेक्शन हो जाए, फिर और ज्यादा लोगों को फायदा हो जाएगा। क्योंकि ये पार्लियामेंट इलेक्शन जो है ये मतलब लगभग 5-6 कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है एक एमएलए के अंडर, ठीक है। वो पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शन में ना छोटे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एमएलए आता है, तो उससे ज्यादा ही फायदा आएगा लोगों को। हम यही चाहते हैं कि हम यही चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, वो क्या बोलते हैं असेंबली इलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट ऑफ देखिए जिस तरह से जो एलजी प्रशासन अभी जम्मू कश्मीर में चल रहा है, तो क्या उन्होंने किस एतबार से काम किए, क्या उनके कामों से आप मुतमईन हैं? थोड़ा बहुत तो मुतमईन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्या बोलना चाहता हूँ, आज मतलब जून आने वाला, हमें वही प्रॉब्लम हो रही है जो हमें 10 साल पहले होती थी बिजली की वजह से, तो आज भी वही प्रॉब्लम हो रही है। 2 सालों से यही प्रॉब्लम कर रहे हैं एलजी की वजह से ना। हम एलजी को अपील कर रहे हैं, पहले हमारी बिजली को सुधारो। यहाँ पे इतने मतलब गर्मी से मर रहे हैं लोग। ये मेरा दुकान, आप देखिए, इस दुकान में इतना नुकसान हो गया पिछले 3 दिनों से। थोड़े 2 दिन यहाँ पे लाइट रहे ड्यू टू इलेक्शन। वो इलेक्शन की वजह से इन्होंने लाइट रखी है, क्योंकि इनको सीसीटीवी फुटेज जरूरी रखनी थी, तो इसकी वजह से लाइट रही है। फिर लाइट की बाकी जो क्या बोल, पहले अगर वो लाइट का रेस्टोर हो जाए यहाँ पे तो थोड़ा बहुत सहूलियत हो जाएंगी। एलजी को हम यही अपील करते हैं कि पहले लाइट रेस्टोर करो यहाँ पे। जून जुलाई में भी हम अब वही शेड्यूल पे चल रहा है। जैसे पहले 2 साल पहले तो हमारा मार्च से मतलब ये शेड्यूल कट जाता था, कंटिन्यू आती थी लाइट, तो अब तो आज जून आने वाला है तो अभी भी यही चल रहा है। अब आप ही कुछ बोले उनको, हमारी बात आगे पहुंचा दो तो कुछ हो जाए इस लाइट के बारे में। आप क्या तवक्को रखते हैं कि असेंबली जो लोकसभा इंतखाबात हुई है, जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जाएगी पार्लियामेंट में, वो यहाँ की आवाज उठाएगी? तो हाँ, हमने किस लिए फिर वोट डाला है? हमने तो इसीलिए वोट डाला है, वो आवाज उठाए, हमारी आवाज उठाए, वहाँ पे हमारे मुद्दे सुनाए, वहाँ पे तो ये हल हो जाए हमारे काम। हमने किस लिए फिर वोट डाले हैं? तो सत्ता के लिए महासंग्राम यूं ही जारी रहेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।